ओके, सो विल बिगिन विद द सेशन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ाई किया था। आई थिंक रवि, we had discussed about variable and data types, isn't it? Yes, sir. Rules for naming the variable, what are the valid and invalid names for variable. Yes, sir. वेरिएबल को हम लोग दो पार्ट में या दो काम वेरिएबल के साथ करते हैं, दैट इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। आफ्टर डिक्लेरेशन वी इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। इनिशियलाइजेशन हमारे पास दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक सॉरी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जहां पे हम लोग वेरिएबल के वैल्यूज को प्रोग्राम में ही लिख देते हैं कोड लिखने के टाइम, लेट्स से int x and x is equal to some numerical value, let's say 25 or something like that. ऑन दी अदर हैंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग यूजर से जब रन टाइम पे प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तब यूजर से वैल्यू मांगते हैं और यूजर रन टाइम पे वैल्यूज देता है और वैल्यूज वेरिएबल्स को असाइन किए जाते हैं। Yes, sir. इसमें हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं जिसके हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। स्कैनफ फंक्शन में हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप के लिए या इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए हम लोग परसेंटेज डी लेते हैं। फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए हम लोग परसेंटेज एफ लेते हैं। कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए हम लोग परसेंटेज सी लेते हैं। So different primary data types does have or do have their own format specifier. हर एक डेटा टाइप का अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डेटा टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, डेटा टाइप क्या होता है। सो डेटा टाइप इज दैट कंपोनेंट विच डिफाइंस कि एक वेरिएबल जो है वो अपने अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है। This is very much important for the compiler rather than for the user. यूजर के लिए इतना नेसेसरी नहीं है समझने के लिए, बट ये कंपाइलर को समझना या समझाने के लिए कि किस टाइप का वैल्यू हम इस वेरिएबल को देना चाहते हैं, उसके लिए डेटा टाइप मेंशन होना नेसेसरी है। now क्यों ये नेसेसरी है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, then we'll move further. ओके, सो लास्ट क्लास जैसे हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट या प्रीवियस क्लासेस में कि कंपाइलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कहीं पे 16 बिट, कहीं पे 32 बिट, कहीं पे 64 बिट्स के कंपाइलर होते हैं। सो हर टाइप के कंपाइलर का अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बुक्स में जो पढ़ते हैं तो वहां पे हर डेटा टाइप के रिगार्डिंग एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, स्टोरेज कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप के लिए एक्सक्यूज मी, इंटीजर डेटा टाइप के लिए वी हैव 2 बाइट्स, राइट, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस अवेलेबल। हर एक डेटा टाइप के लिए अपना अपना मेमोरी स्पेस एलोकेट किया गया। कैरेक्टर के लिए 1 बाइट हमें चाहिए है, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे हुआ कि 2 बाइट्स चाहिए या 4 बाइट्स चाहिए? अगेन इफ यू कंसिडर the same data types in different languages, let's say C++ या in Java, तो वो उसी डेटा टाइप के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता चला जाता है। So it has nothing to do with the programming language, rather it has to do something with the compiler or the interpreter जो लैंग्वेज यूज करता होगा, ठीक है ना। तो आपको इवेल्युएट या प्रोग्राम को लिखने समय ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से कंपाइलर पे काम कर रहे हैं। अब अगेन ये बात पता कैसे चले कि हमने 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहा हमें करना है या 32 बिट करना है या कर रहे हैं?
इंस्टॉलेशन के टाइम में ये चीज़ हमें पता चल जाता है जब हम लोग सेटअप फाइल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी। डेटा टाइप का इम्पोर्टेंस अगेन बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ विदाउट डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल विल नेवर बी यूज्ड या उसका पहचान होगा ही नहीं कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर जब तक ये नहीं जानेगा कि ये वेरिएबल जो है एक्स वाई ज़ेड जो भी वेरिएबल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये इंटीजर है या फ्लोट है या कोई और टाइप का है, तब तक वो उतना स्पेस एलोकेट नहीं कर पाएगा और जब तक स्पेस एलोकेट नहीं कर पाएगा तब तक उसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। वैल्यू स्टोर नहीं करा तो हम जितना भी वैल्यू उसमें फीड करने की कोशिश करें, वो अननेसेसरी बस वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपस में कुछ इस तरह से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ तक में कोई और पॉइंट आप लोग डिस्कस करना चाहो, ऐड करना चाहो या कुछ सवाल है मन में? नो सर। ऋषा, इज़ इट क्लियर? आगे बढ़ें? यस सर। राइट, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम लोग को देखना है, तो हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? ये सब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कांस्टेंट्स, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? रिमेंबर द एग्जांपल दैट वी हैड कंसीडर्ड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, राइट? तो उसमें हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए था। सिमिलर टू दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम्स के लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। इन सबको हम लोग समझ लेंगे और सही तरीके से इनको अगर लिख पाएँ, यूज़ कर पाएँ, तो हमारा आउटपुट परफेक्ट आ जाएगा। तो ये वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सब इम्पोर्टेंट छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, जिनका रूल्स, उनको लिखा कैसे जाए, यूज़ कैसे किया जाए, ये सारा चीज़ हम लोग जब समझ लेंगे और उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट हमारा इम्प्रूव होगा या आउटपुट जो हमारा है वो अचीव हो पाएगा। सो द अल्टीमेट एम जो हम लोग को अभी सोचना चाहिए कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट कैसे इवैल्यूएट करना है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज़ ऑपरेटर। सो बाय द टाइम सिस्टम इज़ गेटिंग रेडी, हम लोग इसको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर डेफिनेशन बोलते हैं, एन ऑपरेटर इज दैट कंपोनेंट और दैट सिंबल दैट combines with one or more value to perform an operation। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है? एन ऑपरेटर इज a symbol that combines with one or more value to perform some operation। ठीक है? तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो कोई भी सिंबल जो एक वेरिएबल या एक न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी भी तरह का वैल्यू के साथ जुड़ करके एक रिजल्ट इवैल्यूएट करने में मदद करे, तो उस सिंबल को हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो हम लोग जानते हैं, दीज ऑल आर ऑपरेटर्स। Apart from that, we also have few more operators जो कि programming language में useful है। That is the logical operators, the relational operators, unary, binary, ternary operators। तो सर there are different operators available। उनको बस categorize हम लोग कर देंगे और उनके हिसाब से जो usage है ये हम लोग को define कर देना है। तो definition में एक point हम फिर से point out करना चाहेंगे, एक term हम लोग use कर दिए। पहले definition फिर से लिख पढ़ लेते हैं कि an operator is uh, a symbol that combines with one or more value, ठीक है, that combines with one or more value to perform an operation। तो एक या एक से अधिक वैल्यू के साथ एक सिंबल को अगर हम जोड़ देते हैं, जिसकी मदद से एक रिजल्ट हमको आउटपुट में मिलता हो, तो वो सिंबल को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग कंसीडर करें, लेट्स से प्लस ऑपरेटर, है ना? प्लस सिंबल हम लोग बचपन से सीखते हैं कि वो एडिशन के लिए यूज होता है और ऐड करने का मतलब है कि प्लस सिंबल के साथ हमको दो वैल्यू चाहिए। सेम थिंग गोज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस सिंबल के लिए दो वैल्यू चाहिए हमको।
एक उससे पहले, एक उसके बाद। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 चाहिए मिनिमम, डिवीजन के लिए भी 2 चाहिए। तो जितना बेसिक ऑपरेटर्स जो हम लोग आज तक सीखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, सब में तो मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए था। ये 1 वैल्यू का हिसाब कैसे लग गया? और डेफिनेशन में ये भी बोल रहे हैं 1 या उससे अधिक। इसका मतलब क्या 3-4 वैल्यू भी हो सकते हैं, 5-6 वैल्यू भी हो सकते हैं। तो इस चीज को क्लियर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल शेयर माय स्क्रीन और वहां से फिर हम लोग ऑपरेटर्स की तरफ आएंगे। ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम लोग ऑपरेटर में जब अभी डाइव इन करेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स और इन साइंस और इन कंप्यूटर्स? किसी को पता है नंबर सिस्टम्स के बारे में? एनी आइडिया? सर होल नंबर, नेचुरल नंबर। Not that one, but rather the binary number system, the decimal number system. Sir, octal, hexagonal. Hexagonally, hexadecimal. अच्छा, hexagonal, Yeah. octal. So there are 4 number systems that we are considering: binary, octal, decimal and hexadecimal. ठीक है, 4 नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है जिन पे हम लोग ऑपरेशंस कंसीडर कर सकते हैं। इस बात को क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विथ आवर नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कोड विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, तो ऑपरेटर का डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था। हम यहाँ पे सीधे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हम लोग को मिलता है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी हम लोग बचपन से सीखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे लोग एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हो, स्टार वाला, नॉट दैट द क्रॉस सिंबल, बिकॉज क्रॉस सिंबल जैसा कोई सिंबल कीबोर्ड में है ही नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव डिवीजन, एंड देन वन मोर थिंग इज देयर दैट इज नोन एज मॉड्यूलर डिवीजन। ठीक है, परसेंटेज सिंबल को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन या मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो 4 चीज, तो 4 वेरिएबल तो हम लोग को पहले से पता था। 4 ऑपरेटर्स हम लोग को पहले से पता थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नया क्या आ गया? मॉड्यूलर डिवीजन। तो इसको भी हम लोग जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। सी, सर, इसका मतलब रिमाइंडर लेना होता है ना? या तो 2 एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए इसको आंसर करने का, शायद इससे हम लोग को समझ में आ जाए। वी हैव लेट्स से 6 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या रिजल्ट देगा? और वी हैव 6%2, ये क्या रिजल्ट देगा? तो ऋषा, आपको अगर मीनिंग पता है तो बताइए दोनों के आंसर। सर, 6 डिवाइडेड 2 3 होगा, ओके, और दिस वन 0। वेरी गुड। रवि, क्लियर है या कोई डाउट इसमें बता दें हम? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है, आई एम कंसीडरिंग 7 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या देगा? और 7 मॉड्यूलस 3, इनका आंसर बताइए ऋषा। सर, फर्स्ट वन 2 2, ओके, एंड सेकंड वन 1। वेरी गुड। ठीक है, तो यस, बात सही है। ये नॉर्मल डिवीजन जो ऑपरेशन हमारे पास है, ये हमें एक नॉर्मल डिवीजन का जो रिजल्ट आता है वो दे देता है, और मॉड्यूलस सिंबल जो है वो क्या करता है, डिवीजन में जो रिमाइंडर ऑपरेशन, रिमाइंडर जो निकल के आता है उसका वैल्यू हम लोग को जनरेट कर देता है।
अब दिक्कत ये है कि नॉर्मल मैथ्स में आप पेन पेपर पे अगर किसी को सॉल्व करने दो 7/3 तो आपको रिजल्ट देगा 2.5, लेकिन कंप्यूटर में हम लोग इसमें रिजल्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं 2। तो क्या मैथ्स में गड़बड़ है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपना नया मैथ्स का रूल निकाल बैठे हैं, या क्या हो रहा है कि रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि सर बचपन से हम लोग को बताया गया 7/3 करते तो 2 पॉइंट सॉरी 3 एक सेकंड 3 से ना, हाँ ठीक है, ठीक था। ये 2.5 करके आ जाता हमारे पास आंसर, 2.3 सर। है ना? ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता, बट यहाँ पे 2 पे हम लोग रुक जा रहे हैं। सी द डिफरेंस या रीजन बिहाइंड इट इज दैट यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है, ये सिंबल जो ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर, उसके पहले जो वैल्यू है और उसके बाद में जो वैल्यू है, दोनों की दोनों ही वैल्यू जो है, दोनों एक इंटीजर टाइप के हैं। So when we perform an operation on integer type of values, हमारे पास रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का ही मिलेगा। तो वहां पे क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहा था, उसने क्या किया, पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज थे, डेसिमल वैल्यूज, सबको उसने डिस्कार्ड करके हमें रिजल्ट दे दिया इंटीजर में, दैट इज 2। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं कि पेन एंड पेपर पे हमें कुछ और मिलता है या कैलकुलेटर पे कुछ और मिल रहा है और आप सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट दे रहे हो। नो, इट्स द ओनली थिंग इज दैट बिकॉज हमारे पास दोनों इनपुट जो है ऑपरेशन में, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो दो इंटीजर टाइप के ऑपरेटर्स के या दो इंटीजर टाइप के वैल्यूज के बीच में जब आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट भी वो इंटीजर में ही देगा। सो वॉट एवर वैल्यू वी हैव बीन रिसीविंग वाइल डिवाइडिंग 7/3, उसमें डेसिमल वैल्यू को उसने डिस्कार्ड कर दिया सिंपली, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चलो, ये ऑपरेटर तो समझ में आया। नेक्स्ट बिट ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिक्स पे जो काम करता हो, लॉजिकल ऑपरेटर में वी हैव फर्स्ट वन एज इट इज नोन एज लॉजिकल एंड, then we have this symbol that is known as logical or, and then last one we have exclamation symbol that is logical not. ठीक है, so there are three logical operators, logical and, logical or and logical not. ओके, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है बिकॉज इनका इम्प्लीमेंटेशन, इन पे डिपेंडेंट आपका प्रोग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे हमारा रिलेशनल या फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है एक लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। For evaluation, for calculation, you have the arithmetic operators, you have the other set of operators, but उस condition को logically prove करने के लिए we have the logical operators. Logical operators जो है वो conditions पे काम करेंगे to testify, to define whether the given expression is going to be true or false. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ एक expression हो सकता है, उस expression को, क्या उस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर मोस्ट लाइकली वहां पे ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप सो कि अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम डेफिनेटली आई विल कम बैक एट लेटर स्टेज इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें एक ट्रुथ टेबल के थ्रू। इफ यू ऑल गाइस हैव बीन थ्रू 11th-12th, या फिर आप लोग अगर थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे, डिजिटल सर्किट्स के बारे में, देन डेफिनेटली वहां पे आप लोग को ये बुलियन सर्किट्स एंड लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने को मिला होगा। आप लोग अवेयर हो इस चीज के बारे में? नो सर।
Risha, what about you? No, sir. No. Okay, never mind. ठीक है. ओके. ठीक है. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि उसको जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है, लॉजिकल एंड बोलता है कि वो एंटायर एक्सप्रेशन अगर सही है, नॉट दैट कि उसका सिर्फ एक कंपोनेंट या कुछ कंपोनेंट्स उसके सही हो, द एंटायर एक्सप्रेशन हैज टू बी करेक्ट और ट्रू, तभी जाकर के वो आउटपुट हमें ट्रू देगा या वैलिड देगा. अदरवाइज वो आउटपुट में फॉल्स जनरेट कर देगा. So here we are not dealing with in the terms of numerical values, but rather we are dealing with in the terms of Boolean values that the expression is going to be true or false. So imagine करो कि एक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 5 से बड़ा है, ठीक है. तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, यस या नो, है ना. इसका आंसर कभी भी नंबर तो नहीं होना चाहिए. क्या 2 5 से बड़ा है, 3 बोल दे कोई, 7 बोल दे कोई, नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना. आपसे एक सवाल पूछा गया है, आप उसका आंसर यस या नो या ट्रू या फॉल्स में बोलते हो. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स उसी तरह से काम करते हैं, जहां पे लॉजिकल एंड जो है एंटायर एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे रिजल्ट ट्रू बोलता है. अगर उस एक्सप्रेशन का एक भी कंपोनेंट अगर फॉल्स डिक्लेयर हो जाता है या इनकरेक्ट हो जाता है, तो वो एक्सप्रेशन को फॉल्स बता देगा. ऑन दी अदर हैंड, लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो क्या बोलता है, उस एंटायर एक्सप्रेशन पे अगर कोई एक कंपोनेंट भी ट्रू हो जाए तो एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा. ठीक है. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए लॉजिकल और के लिए, तो एंटायर एक्सप्रेशन विल बी क्लासिफाइड एज ट्रू. और अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं रहे, तब जाकर के मजबूरी में वो बोलेगा अच्छा ठीक है चलो फॉल्स है. तो लॉजिकल एंड में बोल रहा है एंटायर ट्रू होने से तब वो आउटपुट ट्रू इवेल्युएट करेगा. लॉजिकल और बोल रहा है कि कोई एक कंपोनेंट भी मेरे एक्सप्रेशन का ट्रू हो जाए तो आउटपुट विल बी ट्रू. लॉजिकल नॉट क्या है, वो सिंपली एक नेगेशन है या ऑपोजिट क्रिएट करता है. अगर आपका इनपुट में ट्रू है तो आउटपुट में वो फॉल्स देगा, अगर इनपुट में आपके फॉल्स है तो आउटपुट में वो ट्रू देगा. या बाइनरी टर्म्स में आप समझ लो, अगर आपका इनपुट 0 था तो आउटपुट 1 देगा, और अगर आपका इनपुट 1 था तो आउटपुट 0 देगा. दैट्स इट. अब इसका इवैल्यूएशन या इसका जो यूजेज है, हम लोग धीरे-धीरे जब एक्सप्रेशंस पे आएँगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई है, डोंट वरी. नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है. नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है. वैसे ऑपरेटर्स जो रिलेशनशिप डिफाइन करते हो, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है. पहला 4 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो. लेस देन, ठीक है, हम लोग मैथ्स में ऐसा यूज करते थे, दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन के बीच में एक लेस देन ग्रेटर देन सिंबल लगाना रहता था. बचपन से 4-5 स्टैंडर्ड से ये चीज सिखाया जाता है. तो वो एक्सप्रेशन वैसे ही टेस्टिफाई करेगा कि एक रिलेशन में एक एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन से टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज कहाँ करोगे, जहां पे कंडीशंस के साथ आपको खेलना है. मतलब आप एक एक्सप्रेशन में कंडीशन रख रहे हो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, सही है, करेक्ट है, और आप छोड़ दोगे उसको कंपाइलर को डिसाइड करने के लिए कि एक्सप्रेशन सही है या गलत है. तो उस एक्सप्रेशन का सही होना या गलत होना जो है किस पे डिपेंडेंट है, रिलेशनल ऑपरेटर्स पे और उसके साथ जुड़े हुए वैल्यूज पे. ठीक है. तो कंडीशन एक रखा जाएगा, लेट्स से इफ 2 इज ग्रेटर देन 5. डेफिनेटली ये सवाल पूछा जा रहा है, इफ 2 इज ग्रेटर देन 5, अगर 2 बड़ा है 5 से तो ये सारे काम करो. बट हम लोग को तो पता है कि एक्सप्रेशन जो है वो गलत है. 2 बड़ा नहीं है 5 से तो एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, फॉल्स.
तो क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा जो भी उसके अंदर बोला गया था। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये 3 ऑपरेटर्स के बारे में समझे हैं अभी, और इसी पे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग को बेस करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट completed the 30 minutes of the class. Remaining 30 minutes हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा आते हैं। Now, आज का सबसे पहला प्रोग्राम दिया जाएगा, लेट्स से राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एनीवन हु नोज हाउ टू राइट द प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स इन सी? सर हम ट्राई कर रहे थे बट उसमें 2-3 एरर्स आ रहे थे, जैसे स्टेटमेंट मिसिंग, कंपोनेंट और 2-3 मिसिंग सर। ओके, सो एटलीस्ट यू ट्राइड एंड आपको समझ में आया कि कहीं पे एरर आ रहा है। ऋषा, व्हाट अबाउट यू? No, sir, I have not tried. ओके, ठीक है। एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर हम लोग को ऐड करना है। नाउ सी, क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेक्निक बता रहे हैं जिसको हम यूजुअली फॉलो करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। ये टेक्निक काफी हेल्पफुल रहता है राइट बिगिनर्स लेवल के लिए भी, और आप जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल रहता है। एटलीस्ट मेरे केस में रहा है, एंड आई हैव आल्सो सजेस्टेड टू ऑल। आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई और टेक्निक आप लोग के लिए बेहतर है आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। सो वंस यू रीड द क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर राइटिंग द सॉल्यूशन, बिफोर राइटिंग द कोड, आप इस प्रोग्राम को 3 कंपोनेंट में तोड़ो कि इसमें पहले तो आपको वेरिएबल्स कितने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बोल रहा है। तो हम लोग एक रफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मांग रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन मांग रहा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो x और y 2 नंबर हम कंसीडर कर लिए और उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे और ये प्लस कर देंगे तो एडिशन हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो इससे पता ये चल रहा है, फॉर दिस प्रॉब्लम वी रिक्वायर 2 वेरिएबल्स फॉर इनपुट एंड 1 वेरिएबल फॉर आउटपुट। और जो 2 वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज इनपुट, उनको ही हम प्लस सिंबल के साथ प्रोसेसिंग में डाल देंगे तो हमको एडिशन का रिजल्ट जनरेट कर देगा, एंड वॉट एवर रिजल्ट वी गेट फ्रॉम दैट एडिशन ऑपरेशन हम लोग उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, सो फॉर इससे पता ये चला कि इस प्रोग्राम के लिए हमको 3 वेरिएबल चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता चल गया कितना वेरिएबल चाहिए, उसको भी और तोड़ दो, कितना वेरिएबल इनपुट के लिए, कितना वेरिएबल आउटपुट के लिए। फाइन, ये हो गया। सेकेंड थिंग, इनपुट हम लोगों को या ये वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए। तो अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए। बस एक ही बात बोला, वेरिएबल जो है नंबर्स टाइप के होने चाहिए, है ना, नंबर्स के साथ डील करना है। तो हम इंटीजर लें, फ्लोट लें, या कोई और टाइप पॉसिबल है, तो कोई लिमिट नहीं छोड़ा। आप इंटीजर से काम चला लो, दोनों तीनों वेरिएबल को। आप फ्लोट टाइप का ले लो तीनों वेरिएबल को। आप कॉम्बिनेशन ले लो ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट टाइप। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। वहां पे कोई वो कंडीशन उसने नहीं दिया। ठीक है, आजादी है, फ्रीडम है। हम लोग क्या करेंगे, अभी फर्स्ट बिगिनर लेवल पे हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ले लेंगे। सो यस, वेरिएबल के साथ पहला काम है डिक्लेरेशन। इंट x कॉमा y कॉमा z सेमीकोलन। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कि भाई हमने 3 वेरिएबल लिया है एक्स वाई जेड नाम से, और ये तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। इसका मतलब ये तीनों इंटीजर टाइप के वैल्यू अपने अंदर रखने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग को इनपुट कराना है दो वेरिएबल का। इनपुट 2 तरीके से करा सकते थे। आई कुड हैव रिटन x इक्वल टू 12 सेमीकोलन, y इक्वल टू लेट्स से 16 सेमीकोलन, एंड देन आई कुड हैव परफॉर्म z इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये आइडिया है। लेकिन ये क्या हो गया, स्टैटिक डिक्लेरेशन हो गया। हम इस प्रोग्राम को जब बना करके रन करेंगे तो हम एक बार रन करें कि ये लाखों बार रन करें, वो बार बार हमको सेम रिजल्ट देगा, दैट इज 16 + 12 दैट इज 28। ठीक है, बट हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि जितनी बार भी हम लोग रन करें हर बार यूजर से वो इनपुट मांगे कि भाई इनपुट करो 2 वेरिएबल का वैल्यू, तब हम रिजल्ट देंगे। अब हम एज अ यूजर बार बार जब इनपुट करेंगे तो वैल्यूज हो सकता है बदल दे, जस्ट टू चेक, जस्ट टू एंजॉय कि हाँ बार बार डिफरेंट आंसर दे रहा है, या फिर डिफरेंट यूजर्स आते हैं, हो सकता है हर एक का इनपुट का नजरिया अलग अलग हो। हम यहाँ पे 12 एंड 16 डाल रहे हैं, मे बी ऋषा आएगी तो 5 एंड 8 डाल देगी, रवि आप आओगे तो हो सकता है 10 एंड 20 डाल दोगे। सो एवरी यूजर हैज गॉट देयर ओन इनपुट स्पेस। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो हम लोग को डायनेमिक इनिशियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे। सो printf कमांड पहले लेंगे, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इनपुट टू नंबर्स या इनपुट टू वैल्यूज, आपको जैसा सही लगे, और यहाँ पे लोग एक \n दे देंगे। व्हाई डू वी यूज \n, एनीवन, एनी आइडिया? चेंज द लाइन सर। एग्जैक्टली, अगर हम \n नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट के बाद जस्ट उसी के साइड में दूसरा स्टेटमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इस लाइन को भी ख्याल रहने देते हैं वहीं पे। हाँ, इनपुट कराना है x और y का वैल्यू। ठीक है ना, इनपुट टू नंबर्स बोला है। इनपुट के लिए हम लोग लेते हैं scanf फंक्शन। ठीक है, ऋषा यू वर एब्सेंट इन द प्रीवियस क्लास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनपुट हम लोग कैसे करा रहे हैं, scanf फंक्शन के थ्रू। scanf डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे करेंगे %d, अगेन %d 2 टाइम्स, डबल कोट से बाहर आएंगे, कॉमा, एम्परसैंड x मतलब एड्रेस ऑफ x, कॉमा, एम्परसैंड y एड्रेस ऑफ y। ठीक है, why we have taken this %2 twice, why we have written x and y in this manner, ampersand x and ampersand y, लास्ट क्लास भी समझाए थे, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। %d is the format specifier, because we have considered the data type as int, that's why we have written %d। ठीक है, that's why we have written %d। But sir, दो why बार क्यों, two types? I mean 2 times. 2 टाइम्स, बिकॉज हम लोग 2 वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं ना। Okay. आप अगर 5 वेरिएबल थे तो यू मस्ट हैव रिटन इट 5 टाइम्स। Okay. ठीक है, ये चीज हो गया। अगेन इट हैज टू बी मैच्ड, यहाँ पे अगर हमने 2 बार %d लिया है देन डेफिनेटली यहाँ पे आप 2 वेरिएबल का नाम दे रहे होगे। इनकंसिस्टेंसी कब आ जाएगा, जब यहाँ पे आपने 2 बार लिखा %d और यहाँ पे आपने एक बार ही %d के लिए एक वेरिएबल लेकर के छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैच होना चाहिए कि कितना फॉर्मेट स्पेसिफायर है और उतना ही वेरिएबल यहाँ पे इनपुट किए जा रहे हैं। ये एम्परसैंड सिंबल डिफाइंस या नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, पहला वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करेगा एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल x या एड्रेस ऑफ x, और दूसरा वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा उसको ये स्टोर करेगा एट द एड्रेस ऑफ y। तो आप यहाँ पे जिस सीक्वेंस में लिखोगे उसी सीक्वेंस में वो वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर हम पहले एम्परसैंड y और फिर एम्परसैंड x लिखते तो वो पहले वैल्यू को जो हम लोग इनपुट कराएंगे वो पहले को y में स्टोर करता, दूसरे को x में स्टोर करता। सो कोई मैंडेटरी नहीं कि यहाँ पे सर हम लोग एक्स वाई एक ऑर्डर में लिखे हैं तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी लिखे। आपकी मर्जी, आपकी आजादी है, आप जिस सीक्वेंस में लिखना चाहो लिखो। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद हम लोग अब प्रोसेस कर लेंगे z = x + y सेमीकोलन, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो ये इनपुट का काम यहाँ पे हो गया, प्रोसेसिंग यहाँ पे हो गया, अब आउटपुट की बारी आ गई। तो आउटपुट के लिए फिर हम लोग लेंगे printf कमांड, क्योंकि हम लोग को आउटपुट में कुछ चीजों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
और एक स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, सम ऑफ टू नंबर्स या टू वैल्यूज इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट आपके ऊपर है, निर्भर करता है आप जैसे लिखना चाहो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिखो, एडिशन या सम ऑफ टू वैल्यूज टू नंबर्स जो भी लिखना लिखिए, इज इक्वल टू परसेंटेज डी। नाउ जिस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट छुपा हुआ है उस वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम इतना \n दे देते हैं ताकि वो मेरा हेलो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सके। ओके, थोड़ा सा स्लो है, वेट करते हैं। ओके, थोड़ा सा वो स्लो हो गया है, नेवर माइंड। तो वंस वी रन दिस प्रोग्राम, वंस वी रन दिस प्रोग्राम, ये हम लोग को पहले तो रिजल्ट जनरेट कर देगा। पहले क्या करेगा, पहला printf स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, दैट इज इनपुट टू नंबर्स, देन इट फाइंड्स \n रिटन ओवर हियर, तो लाइन चेंज कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा एंड इट विल वेट फॉर द यूजर टू इनपुट टू वैल्यूज। तो ये चीज कंपाइलर को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे 2 वैल्यू लेना है कि 3 वैल्यू लेना है। इट रीड्स आउट दिस scanf लाइन और देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने हैं, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है उतना वैल्यू वो इनपुट करा लेगा। ठीक है, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है उतना वैल्यू वो इनपुट कर लेगा। इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेगा एक्स एंड वाई का वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे जेड में रिजल्ट स्टोर करेगा, और जेड में स्टोर करने के बाद हम लोग सीधे आउटपुट पे आते हैं, प्रिंट करा रहे हैं जो रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है, आइडिया क्लियर है? बस ठीक है, so by the time the system is getting up, आप लोगों से 2 मिनट का एक क्वेश्चन एक सजेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आप लोग बनाइए, हम क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। मतलब एक ही प्रोग्राम में आप, ओके, शायद से प्रोग्राम रन कर जाए। ठीक है, जैसे अभी इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ एडिशन परफॉर्म करके देखा है, वैसे ही आप एक प्रोग्राम बनाओ, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन एक साथ रहे और रिजल्ट दोनों का दिख जाए। हो पाएगा? यस सर। ठीक है, पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए, बस ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ, सॉल्व दिस एंड मैम को शेयर कर दीजिए, मैम विल शेयर इट विथ मी।
ओके, यू कैन सी परहैप्स ये सिस्टम रन कर गया है, लोड हो गया है आउटपुट। तो जैसा हम लोगों ने बोला पहले इनपुट 2 नंबर्स आ गया, बैकस्लैश n के चलते वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया और ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है यूजर के लिए कि यूजर इनपुट करेगा। सो आई विल सिंपली गिव फर्स्ट वैल्यू एज 8, आई विल पुट एंटर। तो फर्स्ट वैल्यू उसने x वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर कर लिया है। इट इज अगेन वेटिंग क्योंकि सेकंड वैल्यू भी तो इनपुट कराना था। आई विल गिव इट एज 10। ठीक है, जैसे ही हम एंटर मारेंगे वो तुरंत से प्रोसेस करेगा x प्लस वाई इक्वल टू या z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिजल्ट को स्टोर करेगा z में और प्रिंट कर देगा सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 18 एंड हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, सिंपल है। सो आई विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके इसे भेजिए। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था? एक ही प्रोग्राम में आपको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिखाना है। ओके सर। इज इट डन? यस सर। प्लीज शेयर इट विथ मैम। सर आई हैड शेयर।
ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मे बी मैम शायद बिजी होंगी, लेटर स्टेज में उनको मिल जाएगा, विल डिस्कस इट आउट। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑपरेटर का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, सो जिस काम को हम लोग पेन पेपर पे 2 लाइन में कर लेते थे, 2+3 लिखिए आउटपुट आ गया, उस काम के लिए हम लोग को यहाँ पे कितना चीजों को लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, कितनी चीजों को लिखना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर इससे बेनिफिट क्या पहुंचा, जो काम को हम पेन पेपर से तुरंत से कर लेते थे, उस छोटे से काम के लिए हमको 5 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, तो इसमें कंप्यूटर में लिखने से बेनिफिट क्या हो रहा है, नुकसान ही। कोई इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि बेनिफिट क्या पहुंच रहा है हमें? एनी आइडिया, ऋषा, रवि? So for accuracy, we'll get accurate value. गुड, दैट्स नाइस आंसर। एक्यूरेट वैल्यू हमें हर बार मिलेगा। सेकेंड आंसर? सर उसमें सिर्फ हमें इनपुट्स डालने हैं और बाकी वो जो प्रोग्राम बना हुआ है उसका वो एक्यूरेट आउटपुट देगा। एग्जैक्टली ये 2 आंसर ही इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। देखो, हमने कॉमन कोड लिखा, ठीक है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब वो 2 इंटीजर नंबर आप छोटा छोटा ले लो, जैसे हम लोगों ने लिया है, आप 3-4 डिजिट्स का ले लो, 5-6 डिजिट्स का ले लो, जितने भी बड़ा छोटा नंबर आप कंसीडर करो, कोई भी आड़ा टेढ़ा कॉम्बिनेशन नंबर्स का ले लो। हमारे लिए तो 10+20 का कैलकुलेट करना आसान है, हमारे लिए 2 डिजिट्स नंबर्स ऐड करना आसान है। बट इफ वी गिव 2 और 4 डिजिट ऑड नंबर्स, 1241 6772, ऐसे करके कुछ हम लोग कंसीडर करते हैं, 6771। अब इसको ऐड करने के लिए हम लोग को डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेन पेपर का जरूरत पड़ जाता है। नॉट एवरीवन इज दैट मच इंटेलिजेंट, या मैथ्स सबका उतना अच्छा स्किल नहीं है कि उसको किसी तरह से इवेल्युएट कर ले। वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोसेस दीज कंपोनेंट्स, दीज वैल्यूज। ऑन दी अदर हैंड, हम छोटा वैल्यू के लिए भी उतना ही टाइम कंसीडर करते हैं कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आप 4 डिजिट का देते तब भी वो उतना ही समय कंसीडर करता। So time is not a factor for computer to process the output. The number of values is not a factor to compute or to process the output. The size of the input is not a matter to compute the output. तो ये तीनों चीज कहीं पे भी उसको डिले, स्लगिशनेस, लेटेंसी या टाइम फैक्टर को कहीं इम्पैक्ट करता हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं आता है। सो यस, भले हमने कोड लिखने में वक्त लगाया है, लेकिन वंस द कोड इज रेडी, आप इसमें 4 डिजिट वैल्यू डालो, जितना भी बड़ा नंबर डालो, जैसा भी नंबर डालो, वो रिजल्ट हमें हर बार एक्यूरेट देगा, और उतना ही समय लगाएगा जितना एक छोटे से नंबर को ऐड करने के लिए लगा सकता था। So this is the benefit that we are getting. फर्स्ट आपने कहा एक्यूरेसी, सेकेंड इज टाइम फैक्टर, कि वहां पे टाइम इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कांस्टेंट, कि आप छोटा नंबर लोगे तब भी उतना ही टाइम लेता है, बड़ा से बड़ा नंबर लोगे तब भी उतना ही टाइम लेता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड टाइम फैक्टर, दीज आर द 2 रीजंस व्हाई वी यूज और व्हाई वी प्रेफर सॉल्विंग दीज थिंग्स यूजिंग प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस, rather देन इसको मैनुअल प्रोसेस में हम कैलकुलेटर पे करें, या मैनुअल प्रोसेस में हम इसको पेन पेपर लेकर के बैठ करके इवेल्युएट करें। ठीक है, ये रीजन था। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे इस तरह से हो गए हैं। आपके पास सिस्टम है, अगर नहीं भी है, आप बेसिक प्रैक्टिस के लिए प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ड्रॉइड सीपीपी नाम से, या और बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहाँ पे टर्बो सी या सी का कंपाइलर हमें मिल जाता है, जिसमें हम लोग कोड्स लिख करके टेस्ट कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप उस पे जाओ, बिकॉज एक तो स्क्रीन बहुत छोटा सा रहता है, और वो बहुत यूजर फ्रेंडली स्क्रीन नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसमें कोड्स को लिखने के लिए, कंपाइल करने में, एरर अगर आ जाए तो एरर्स फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करने में, और फिर आउटपुट तक पहुंचने में। सो बहुत ज्यादा समय किल कर देता है। बेहतर होता अगर हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, और उसमें अगर मेरे पास टर्बो सी या सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑनलाइन मोड में जैसे हम काम कर रहे हैं, आप लोग भी वैसे ऑनलाइन मोड में
फॉर द बेसिक वर्जन आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर तक पहुंचने के लिए हम लोग को एक नया कंपोनेंट या नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसपे हमारा एक नया डायमेंशन ओपन होगा अबाउट कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स। कि ये जो सवाल हम लोग करते हैं ना, लेट्स से कि आपके पापा ने या मम्मी ने बोला कि जाओ आज कॉलेज जाओ पढ़ने के लिए। आप जाने के लिए वहां पर शर्त लगा रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हो कि आज अगर बारिश नहीं हो रही है तब हम जाएंगे, अगर बारिश हो रही है तो हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने पर्दा हटा करके देखा, नहीं धूप निकला हुआ, तुम जाओ। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हो गया। फिर एक और कंडीशन हो सकता है हम जोड़ दें, हमको गाड़ी से जाने का मौका दीजिए, या हमको गाड़ी दीजिएगा तब हम जाएंगे, या हमको 100 रुपया दीजिएगा तब हम जाएंगे, हमको नाश्ता करने का पैसा दीजिएगा तब हम जाएंगे। तो आप कुछ कंडीशंस लगाते जा रहे हो, और वहां पे उस कंडीशन को या तो एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो लेट्स से कि आज हमने 2 कंडीशन लगाया कि अगर आज बारिश हो रही होगी तो हम नहीं जाएँगे, और साथ ही साथ अगर आप हमको गाड़ी दोगे तभी हम जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। तो बारिश का नहीं होना और बाइक मिलना, ये 2 शर्त, ये 2 कंडीशंस लगाए गए हैं। अगर ये दोनों अप्रूव होते हैं कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, और दूसरा बात कि हमको साथ में गाड़ी भी मिला है, तभी हम अपना जो है वैलिडेट करते हैं कि हाँ, आज हम कॉलेज जा रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक बात भी अगर ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो हम नहीं जाते कॉलेज। ये एक कॉन्सेप्ट रहा। इसी टर्म्स एंड कंडीशंस को अब देखो कैसे रख रहे हैं कि अगर आज बारिश हो रही तो हम नहीं जाएंगे, या फिर आप हमको गाड़ी दे दो तो हम चले जाएंगे कॉलेज। ठीक है ना, या फिर बोले हम दोनों में से कोई एक बात अगर ट्रू हो जाती है कि बारिश नहीं हो रही है तो हम चले जाएंगे कॉलेज, अगर बारिश हो भी रही है और आप हमको अगर बाइक दे देते हो तो भी हम चले जाएंगे कॉलेज। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक शर्त भी अगर लागू हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, वैलिडेट हो जाए, तो हम लोग वहां पे अपने लॉजिक को ट्रू मान करके आगे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ये होता है हम लोग का लॉजिकल। और पहला वाला जो बोले कि दोनों बात ट्रू होना चाहिए था, कि बारिश नहीं हो रही हो और साथ में हमको बाइक मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड, कि दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू, दोनों के दोनों शर्त वैलिडेट होने चाहिए, तभी हम अपना काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये एग्जांपल रिलेटेबल है, समझ में आया दोनों को? यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को आप लोग को इंग्लिश में बुक में पढ़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और इसके बेसिस पे हम लोग जो नया कंपोनेंट निकालेंगे, दैट इज इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच। ये 5 कंपोनेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। यस सर। these are very vital, very important। और क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को सी प्लस प्लस पे पहुंचना है, तो जैसा सी में पढ़ाया जा रहा है, हूबहू बहू वही चीज सी प्लस प्लस में वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं आज फिलहाल। ठीक है, आप लोग यहाँ तक प्रिपेयर कर लो, बिकॉज देखो सी बेसिक चीज जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत स्लोली कर रहे हैं, टाइम दे करके, ताकि हम लोग सब तीनों एक ही लेवल पे, एक ही पेज पे चले। हम पढ़ा देंगे ऑपरेटर्स तक, आप लोग रहोगे डेटा टाइप्स तक, तो वो बात होगा नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप लोग जब बेसिक्स अगर क्लियर कर लोगे, फाउंडेशन, जो कि अगेन लूप तक है सिर्फ, आगे में आपको वही क्वेश्चंस का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही समझना है। ठीक है, वो बहुत बड़ा डील नहीं है। बेसिक्स कंपोनेंट्स क्या है और कैसे यूज करने, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। लॉजिक्स के ऊपर हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। बट इसको फाउंडेशंस को समझने के लिए आपको बुक तक, कोर लेवल तक थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सो अगेन इधर अगर 1-2 दिन का छुट्टी अगर मिल रहा है, सैटरडे संडे, फिर अगेन होली भी है, तो इफ पॉसिबल कोशिश कीजिए थोड़ा टाइम निकाल करके इन सब चीजों को कवर अप कर लेने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ करके फिर रिवाइज करके नए कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर।
ठीक है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे सर सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है? वो हम लोग धीरे-धीरे पहुँचेंगे जब सी प्लस प्लस, तब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। पीओपी, ओओपी क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच क्या है, कौन से कंपोनेंट सी में थे जिनको सी प्लस प्लस में यूज़ नहीं किया जा रहा है, या नए कंपोनेंट्स जो सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। वी विल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। फिलहाल से हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा सी जो है फाउंडेशन मजबूत हो जाए, ठीक है? उसके बेसिस पे फिर हम लोग सी प्लस प्लस पे मूव ऑन करेंगे, तब हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे दोनों चीज़ों का। ठीक है यस रवि? Okay. So that's it from my side. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।